नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। स्कूल की फीस को लेकर विद्यार्थियों को परेशान करने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं। जी हां, महाराष्ट्र की शिक्षा विभाग ने इसको लेकर साफ तौर पर एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि अगर फीस को लेकर किसी भी विद्यार्थी को परेशान किया गया तो स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने स्कूलों को फीस नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों को परेशान न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने फीस के लिए विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। मुंबई के कांदिवली और पुणे के स्कूल द्वारा फीस नहीं भरने वाले विद्यार्थियों को क्लास के बाहर खड़ा करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया। शिक्षा मंत्री के दखल के बाद दोनों स्कूलों के हाथों में नोटिस थमा दिया गया, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से अभिभावकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने के बाद पूरी फीस वसूली जा रही है। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी है। निजी स्कूलों की फीस भरने में कई अभिभावकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के केस कम होने के बाद दोबारा स्कूल खुलने पर कई स्कूलों द्वारा फीस नहीं भरने वाले विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। अभिभावक के मुताबिक कोरोना की वजह से पिछले 1.5 वर्ष से ऑनलाइन क्लास चल रही है। स्कूलों के नहीं खुलने की वजह से स्कूलों में खर्च में भी कमी आई है। खर्च कम होने के बाद भी स्कूल द्वारा फीस में कोई रियायत नहीं दी गई है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में खतरे की दस्तक जो है वो देखने को मिली है। जी हां, बीएमसी ने इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई में कोरोना के सबसे घातक एक्सी वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जिसने इस वक्त चाइना और दूसरे देशों में तबाही मचाए रखी है, उसका एक मरीज पाया गया है। देश भर में पिछले कई हफ्तों से कोरोना मामलों को लेकर राहत है, जिसे देखते हुए लगभग तमाम तरह की पाबंदियां भी हटा ली गई है। लेकिन अब मुंबई में कोरोना के नए 2 वेरिएंट्स ने दस्तक दी है। बताया गया है कि मुंबई में कप्पा वेरिएंट का एक मरीज पाया गया है। वहीं कोरोना के एक्सी वेरिएंट से संक्रमित मरीज की भी पहचान हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बीएमसी की तरफ से बताया गया है कि कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ लोगों के सैंपल लिए गए थे। कुल 376 कोरोना संक्रमितों के सैंपल लैब में भेजे गए। इसके बाद इनमें से 230 सैंपल के नतीजे सामने आए। इनमें से 228 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस थे। वहीं कप्पा वेरिएंट और एक्सी वेरिएंट के एक मामले सामने आए हैं। इन सभी मरीजों में से 21 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना की एक भी डोज नहीं ली थी। वहीं 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से किसी को भी ऑक्सीजन सपोर्ट या फिर आईसीयू पर नहीं रखा गया है। बीएमसी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 230 मरीजों में सिर्फ एक महिला मरीज की मौत हुई है। हालांकि उन्हें पेट से जुड़ी कुछ गंभीर समस्या थी। महिला की उम्र 47 साल की थी और वो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी। इन आंकड़ों के साथ बीएमसी की तरफ से लोगों को सावधानी बरतने के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाइजीन जैसे सुझाव दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो नवी मुंबई स्थित डीमार्ट के बाहर आज काफी ज्यादा बवाल हुआ, जहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल डीमार्ट के गोदाम में एक वाहन चालक का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आए। नवी मुंबई स्थित महापा गांव के डीमार्ट गोडाउन में शुक्रवार की सुबह एक वाहन चालक की संदिग्ध स्थिति में लाश मिली थी, जिसके बाद लोगों ने काफी जोरदार हंगामा किया। कुछ लोगों का मानना है कि शख्स ने फांसी लगाई है, तो कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति की हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच कर मृतक के परिवार को हर्जाना दिलाए, इस मांग को लेकर डीमार्ट के बाहर लोगों की भीड़ पिछले 2-3 दिन से जमा हो रही थी। इस भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आज सुबह पुलिस द्वारा हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं मृतक के परिजन भी मीडिया से बात करने से बच रहे। अब पुलिस की तहकीकात से ही वाहन चालक की मौत के सही कारण का पता चल पाएगा कि वाकई में व्यक्ति ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है। पर मृतक के परिजन पुलिस वालों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस वाले पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ने वाली है। अमूल दूध एक बार फिर से महंगा होने वाला है।
डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमूल का मानना है कि आगे जाकर बिजली, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत के बढ़ते दबाव के कारण दूध कीमतों में मजबूती बनी रहेगी। दूध की कीमतों के बारे में दृष्टिकोण को लेकर पूछे जाने पर अमूल के प्रबंध निदेशक आर्य सोनी ने कहा कि कीमतें मजबूत रहेंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी, पर घटेंगी नहीं, सिर्फ बढ़ेंगी। जहां उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले 2 सालों में कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की, जिसमें पिछले महीने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सोनी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनके उद्योग में मुद्रास्फीति चिंता का कारण नहीं है। किसानों को उनके उत्पाद के लिए उच्च कीमतों के माध्यम से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमूल और व्यापक डेयरी क्षेत्र द्वारा की गई बढ़ोतरी दूसरों की तुलना में विशेष लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। बिजली की बड़ी कीमतें कोल्ड स्टोरेज की खर्चों को बढ़ाती है, जो लगभग 1/3 से अधिक बढ़ गई है। लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ गई है और पैकेजिंग के मामले में भी ऐसा ही। इन दबावों के कारण दूध कीमत में 1.20 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के दौरान किसानों की प्रति लीटर आय भी 4 रुपए तक बढ़ गई। ये भी कहे कि अमूल इस तरह के दबावों से बेफिक्र है, क्योंकि इस सहकारिता संस्था के लिए मुनाफा मुख्य उद्देश्य नहीं है। सोनी ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध जैसे वैश्विक घटनाक्रम भारतीय डेयरी क्षेत्र के लिए अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, वो भारतीय निर्यात में मदद करता है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बिना भी अकेले महामारी संबंधित व्यवधानों ने अमूल के निर्यात राजस्व को 1 साल में 3 गुना बढ़ाया और 1400 करोड़ रुपए कर दिए। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर दूध की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि अब लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दूध की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि हो सकती है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो राज ठाकरे ने जो अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ जंग छेड़ी है, उसके खिलाफ अब उन्हें साधु संतों का भी साथ मिल गया है। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर भूमिका ली थी, जिसके बाद पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अब इस विवाद में नासिक के साधु संत भी कूद पड़े हैं। नासिक के साधु संतों ने राज ठाकरे के स्टैंड का समर्थन किया है। उन्होंने पूछा कि भारत में हनुमान चालीसा स्पीकर पर नहीं बजेगी तो क्या पाकिस्तान में बजेगी? ऐसा सवाल नासिक के साधू अनिकेत शास्त्री ने पूछा है। कर्ण कर्कश आवाजामध्ये जो सकाळी अजान पठण केला जातो, त्यांच्याकडनं दंड वसुली का करत नाही? हा भेदभाव का? या संदर्भात लवकरच सर्व साधू संत महंत आखाडा परिषद, हिंदुत्व मानणारे जाणणारे भक्त हे सर्व याच्यावरती सीपी साहेब, नाशिक शहर पोलीस आयुक्त यांना भेटणार आहे आणि निवेदन देऊन योग्य ती कारवाई करण्यासाठी विनंती करणार आहे। आपको मालूम हो कि राज ठाकरे 9 अप्रैल को फिर से ठाणे में जनसभा लेने वाले हैं। इस जनसभा के दौरान राज ठाकरे विरोधियों के सवालों का जवाब देंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो वहीं राज ठाकरे पर छगन भुजबल ने निशाना साधते हुए कहा है कि राज ठाकरे ने अपना ट्रैक इसीलिए बदला क्योंकि ईडी के निशाने पर वो भी थे। केंद्रीय जांच एजेंसी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं पर शिकंजा कस रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी के कई नेता ईडी के रडार पर हैं, जिसके कारण अक्सर विपक्ष और सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच बयानबाजी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में नेता सत्तारूढ़ दल के नेता आए दिन केंद्र पर गैर भाजपा शासित राज्य में अन्य दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहते हैं। कल ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति जब्त कर ली, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एमबीए में मंत्री छगन भुजबल ने बीजेपी, केंद्रीय जांच एजेंसी और राज ठाकरे पर निशाना साधा है। भुजबल ने कहा, अगर हम कार्रवाई करते हैं तो जमानत मिल जाती है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की उन लोगों को जमानत नहीं मिली। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो कार्रवाई होगी। जब तक आप भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक कार्रवाई नहीं होगी। जो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन शरद पवार को राज्य में जाति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार बताया था। इस दौरान राज ठाकरे ने शिवसेना और एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। ईडी का नोटिस मिलने के बाद राज ठाकरे ने ट्रैक बदल दिया। इस तरह छगन भुजबल ने राज ठाकरे पर पलटवार किया। मेट्रो मुंबई के लिए राज सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मेट्रो सुपरहिट होते हुए नजर आ रही है। 1.25 लाख यात्री अब तक मेट्रो से सफर कर चुके हैं।
मेट्रो 7 और मेट्रो 2A को मुंबईकरों का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। इसी वजह से गुड़ी पाड़वा यानी 2 अप्रैल को शुरू हुई मेट्रो 2A और मेट्रो 7 में यात्रियों की संख्या 1.25 लाख को पार कर गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 अप्रैल को 20 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया था। सेवा शुरू होने के महज 4 दिन बाद यात्रियों की संख्या 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। पहले दिन से मेट्रो सेवा को टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा को रद्द करना पड़ा था। मंगलवार को मेट्रो को टेक्निकल समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। मेट्रो की सभी सेवाएं निर्धारित समय पर चली। जानकारी के मुताबिक 5 अप्रैल को शाम 6 बजे तक मेट्रो से करीब 14,000 यात्रियों ने सफर किया। बता दें कि आरे से धानुकरवाड़ी के बीच मेट्रो चल रही है। 2 अप्रैल को केवल 2 घंटे के भीतर 20,000 और 3 अप्रैल को 56,000 यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो अब मुंबईकर बेस्ट के मोबाइल वैन द्वारा बिलों का भुगतान कर सकेंगे। जल्द ही मोबाइल वैन शुरू होगी। वो वैन अलग अलग इलाकों में घूमेगी और लोगों से बिल भुगतान करने के लिए उनकी मदद करेगी। मुंबई महानगर पालिका हमें काफी सेवाएं प्रदान कर रही है। वहीं अगर बात करें तो मुंबई की दूसरी लाइफलाइन बेस्ट के बसों की, तो उनकी भी सुरक्षाएं और सुविधाएं दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। उसकी वजह है लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देना। वहीं अब बेस्ट मोबाइल वैन पेश करने जा रही है, जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के लिए बिलों को भरने में सहयोग करेगी। मुंबई में कल यानी 7 अप्रैल से बेस्ट इसकी शुरुआत करेगी। दक्षिण मुंबई में पहली बार इस तरह की मोबाइल वैन का उपयोग किया जाएगा। इस मोबाइल वैन के जरिए नागरिकों को काफी फायदा मिलेगा। इस वैन से नागरिक प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल बिल, गैस, बिजली, पानी, बीमा, प्रीमियम, फास्टैग की खरीदी और नवीनीकरण, D2H, केबल, स्कूल की फीस, ब्रॉडबैंड, टेलीफोन लाइन, हाउसिंग सोसाइटी बिल जैसे पेमेंट करने में सक्षम हो पाएंगे। पैसे भरने के लिए नागरिकों के पास 2 विकल्प होंगे, कैश या डिजिटल भुगतान। ये तय करना नागरिकों के हाथों में होगा। डिजिटल पेमेंट के लिए नागरिकों के पास UPI, डेबिट कार्ड जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 वैन का इस्तेमाल होगा। मोबाइल वैन सुबह 8 बजे से शाम 7 से 8 बजे तक चलेंगी। मोबाइल वैन के लिए जल्द ही एक टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा। बेस्ट ग्राहकों को चलो ऐप के माध्यम से अपने बिजली बिलों का भुगतान करने की भी सुविधा बेस्ट ने दी है। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे 1 मई से शुरू होने वाला है, जिसके बाद नागपुर और मुंबई का सफर आसान हो जाएगा। मुंबई और राज्य की उपनगर राजधानी नागपुर को जोड़ने वाले समृद्धि एक्सप्रेसवे का पहला फेज 1 मई से खुल जाएगा। एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस ग्रीन हाईवे की एक और बड़ी खासियत है, ये देश का पहला ग्रीन हाईवे होगा। यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। समृद्धि हाईवे पर 8 ओवरपास है और 76 अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ना हो। वन्य जीवों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए शोर अवरोधक लगाए गए हैं। इस ओवरपास से वन्य जीवों का आना जाना शुरू हो गया है। 701 किलोमीटर ग्रीन एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर की स्पीड से वाहन दौड़ सकेंगे। एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से शुरू हो जाने पर मुंबई नागपुर के बीच की दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में समझ जाएगी। आम जनता काफी समय से इसकी ग्रैंड ओपनिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 1 मई को ये इंतजार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बेटी पैदा हुई है और लोग खुश हो, ऐसा जो है अब देखने को मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो सुनकर आप वाकई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। पुणे में जब एक शख्स को बेटी पैदा हुई तो वो अपनी पत्नी और बेटी को हेलीकॉप्टर से घर ले आया। भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी भी सांकेतिक तौर पर ही है। लड़की पैदा होने पर जहां कभी कभी नकारात्मक खबरें सुनने को मिलती है, तो वही अब पुणे से एक ऐसी खबर है जो सुकून देने वाली है। यहाँ के रहने वाले एक वकील के घर में जब बेटी ने जन्म लिया तो वो उसे और माँ को अस्पताल से घर हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर आया। पुणे जिला के खेड़ तालुका के शेलगांव के रहने वाले एडवोकेट विशाल जारेकर ने अपनी नवजात बेटी के जन्म को संभवतः सबसे भव्य तरीके से मनाया है। माँ और बेटी एक हेलीकॉप्टर में घर वापस आई और उनका फूलों और मालाओं के साथ स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद थे।
वे लड़की की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे। नवजात शिशु और उसकी मां को भव्य तरीके से घर वापस लाया गया। लड़की के पिता ने बच्चे को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा और खुशी खुशी में अपनी गोद में उठा लिया। पूरे परिवार में बेटी नहीं थी और इस बेटी के आने पर पूरे परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।